आपको सब पता चल जाएगा ये सिली मिस्टेक होने वाली है तो एग्जाम में नहीं होगी। टेस्ट के 1-2 वीक पहले से ही थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता था। तो बायो की एनसीईआरटी है, उसका फ्रंट पेज होता है, उसमें वो सब लिखते रहो। एग्जाम से पहले बस वो एक पेज पढ़ के चले जाओ, हर एक चीज के एनालिसिस करते कि यार इस क्वेश्चन में ये वाला थोड़ा सा गलत लग रहा है, पर आंसर आ जाता था। तो उन्होंने कहा था कि तुम खड़े हो, हम तुम्हारी फोटो खींच देते हैं। तो हमने मम्मी से कहा था कि अभी मत खींचिए आप, जिस दिन हम यहाँ स्टेज पे बैठे होंगे तो उस दिन आप 650 पर गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस मिल पाना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा था। इस बार के रिजल्ट में 650 पर क्या मिल पा रहा है? टॉप 100। एग्जामिनेशन हॉल में हमें किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, टेस्ट के दिन जा रहे हो उस समय क्या चल रहे हैं अंदर ख्याल, रैंक ही इंपॉर्टेंस रखती है ना कि मार्क्स। क्या एक बार 7 घंटे पढ़ लेंगे फिर अपन बाहर घूमने जाएंगे, कुछ टारगेट ऐसा बनाइए। आप में से कोई भी अगर कुछ सजेशंस देना चाहे बच्चों को कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, वहाँ किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, प्लीज़। एनी वन ऑफ यू माइक लीजिए। हाँ प्लीज़ प्लीज। यस सर, जैसे हम पेपर अटेम्प्ट करते थे तो हम 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करते कि एक राउंड में जो हमें तुरंत क्वेश्चन देख करके समझ में आ रहा है तो हम उसको करते, जिसमें हम थोड़ा सा भी अटक रहे तो हम फर्स्ट राउंड में उसको छोड़ देते थे, बाकी उसको हम सेकेंड राउंड में करते थे। तो जब पेपर हमने जैसे ही खोल करके देखा था तो फिजिक्स के क्वेश्चन देख के हमें ये लग गया था कि पेपर का लेवल अच्छा है। तो मेरा यही एम था कि जो एम तो हम 720 का ही बना करके गए थे, लेकिन पेपर देखने के बाद मेरा यही एम था कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हम अटेम्प्ट कर सकते हैं वो हमें अटेम्प्ट करने और कोई भी ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी कहा था आपसे कि ऑल कॉम्पिटिशन्स आर गेम ऑफ पल्स ओनली। नब्ज पर कितना बढ़िया नियंत्रण रख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस भी हम वहाँ दे सकते हैं। नॉलेज सबके पास होती है उस वक्त, लेकिन उसको परफॉर्म करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। कई बच्चे ऐसे भी रहे कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर देख के हाथ पांव फूल गए कि यार ये क्या आ गया अचानक से, ये क्या हुआ। और जैसे लगातार 2 या 3 सवाल 4 सवाल नहीं आए, उन्होंने अपने पेपर में डिस्ट्रैक्शंस शुरू कर दिए और वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिनके वो बेसिकली हकदार थे। ठीक है, थ्रू आउट द सेशन आपने ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 11th एंड 12th दोनों एलन से की है? लगभग सारे ही बच्चे हैं जिन्होंने 11th एंड 12th दोनों ही अपने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट से की है। कोई भी अपने अगर इन 2 सालों की जर्नी को समझाना चाहे एक बार कुछ शब्दों में, किस तरह से 11th में परफॉर्मेंस क्या रही और फिर 12th में परफॉर्मेंस किस तरह से इंप्रूवमेंट हुआ या डिक्रीज हुआ, कोई भी अगर ऐसा कुछ केस अगर है तो प्लीज़ एक बार बताएं। मतलब सर हमारी 10th की लास्ट एग्ज़ाम थी, उसके अगले दिन ही हम कोटा आए थे। अगले महीने माइनर टेस्ट थी, पहले टेस्ट में मेरे 715 थे तो बहुत अच्छा लगा था एक बार। तो फिर अगला टेस्ट हुआ, उसमें फुल 720 थे। क्या बात है। तो तब एक बार लग रहा था कि बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। उसके बाद सडन ड्रॉप हो गया था, थोड़ा 670 650 चला गया था। फिर उसी को फिर मैनेज करते हुए 11th पूरी हुई। लास्ट में मेरा ऑपरेशन भी हो गया था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो तब मेरे बैकलॉग पे लग गए थे 7-8 दिन के। और उसके अगले हफ्ते में ही 12th की सेशन स्टार्ट हो रही थी। फिर जैसे 11th से जब हम 12th में जाते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए 12th में मेरे बहुत रेयरली 700 आए। और फिर 12th जर्नी चली गई, 12th ख़त्म हो गया सेशन। लास्ट में बहुत पैनिक सिचुएशन थी, लेकिन फिर पापा से हम कॉल करते थे कि ऐसा हो रहा है। पापा बोलते हैं कि तुमको तो बस मेहनत करनी है, सब रिजल्ट भगवान ही देते हैं। वैसे करके सर हो गई फाइनली। कुछ 11th की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के बारे में कुछ कहना चाहें, क्लास 11th का। सर मैं एक बात यहाँ ऐड कर दूँ, मगर जैसे इन्होंने कहा कि 11th में मेरे फर्स्ट सेट में 715 720 और फिर उसके बाद 650 के आसपास, और 650 के जब इन्होंने बोला परफॉर्मेंस डाउन हो गई 650 आया तो कई बच्चों ने हाँ ऐसा किया। तो आपको याद हो बेटा जब लास्ट से का रिजल्ट आया था तो 650 कट ऑफ थी। 650 पर गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस मिल पाना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा था, लेकिन इस बार के रिजल्ट में 650 पर टॉप 100। इस बार के रिजल्ट में 650 पर क्या मिल पा रहा है? टॉप 100। तो निश्चित बात है पेपर का लेवल अगर बदलेगा तो मार्क्स भी बदल जाते हैं। रैंक ही इंपॉर्टेंस रखती है ना कि मार्क्स अपने पर इंपॉर्टेंस रखते हैं। डिपेंड करता है मार्क्स ज़्यादा कम वो इजी टफ पेपर कैसा आएगा, लेकिन हाँ रैंक अगर हम में वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटीज़ हैं तो निश्चित रूप से फिर अपन अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं उसके अंदर। यस इनऑर्गेनिक कुछ बात कर रहे थे, यस प्लीज़। हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
हाँ प्लीज़, यस प्लीज़। सर जैसे मेरे फैमिली में 2007-2008 से ही मेरे भैया दीदी लोग कोटा आ रहे थे, तो मेरा फिक्स था कि कोटा ही आना है, मतलब यहाँ का माहौल अच्छा था। तो शुरू में तो सर मैं सोच के आया था बस एक जीएमसी मिल जाए उतने में खुश रहूँगा, पर जब पहले माइनर में 645 आए थे, मेरे सिली मिस्टेक ज़्यादा हुई थी, पर दूसरे में मेरे 700 आए थे, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो बेंचमार्क अचीव कर सकता हूँ। सर उसके बाद से मतलब 680 आए, फिर ड्रॉप हुआ, पर वो एक जुनून था कि हाँ 700 प्लस रखना है, यही था सर। और 12th में आए थे तो 12th में सर थोड़ा सा प्रेशर आ ही जाता है कि अगले साल देना है, तो वो थोड़ा प्रेशर था। और लास्ट में मेजर टेस्ट में भी बीच में एक नंबर कम आए थे, तो उसमें भी सर थोड़ा सा डीमोटिवेटेड लगता था कि क्या होगा, यही नंबर नीट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब लगता था सर। पर सर यही है कि सब कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत होता है, तो सर ये चीज़ है। तो लाइफ है, हमेशा एक स्ट्रेट कर्व नहीं चलेगा, अप एंड डाउन आते रहेंगे, आपके मार्क्स ज़्यादा कम, रैंक ऊपर नीचे आती रहेंगी। लेकिन ऐसे बच्चे जो डटे रहते हैं मैदान में कि नहीं यार अपने को तो अपना टारगेट मालूम है, फाइट कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, जो बच्चों का वो विज़न है वो क्लियर अगर होता है तो टारगेट्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। वो इन 2 सालों की जर्नी में अगर आपको अपने सब्जेक्ट वाइज कुछ प्रॉब्लम्स अगर रही हो, कैसे ओवरकम किया आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी में, तो कोई भी अगर अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहे इन बच्चों के साथ, क्योंकि आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं निश्चित रूप से जो रही होंगी वो हर एक बच्चे के साथ, किसी के साथ एक्स है, किसी के साथ वाई है, जेड है, प्रॉब्लम्स तो हर व्यक्ति के साथ है, ओवरकम कैसे किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो प्लीज़ सर मतलब बायो में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आप भूलते ही हो, आपको उसको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके जाओगे तब वो सही हो जाएगा, लेकिन वरना भूलते ही हो। तो उस चीज़ को हम जब क्लास में टीचर्स अपने को पढ़ाते हैं तो तभी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये चीज़ हम भूलेंगे ज़रूर। घर आओगे उसको आप फ्रंट पेज में लिख लो, बायो की एनसीईआरटी है उसका फ्रंट पेज होता है, उसमें वो सब लिखते रहो। एग्जाम से पहले बस वो एक पेज पढ़ के चले जाओ, जो भी भूलने वाली चीज़ें हैं, डेटा है, इनफैक्ट आपने तो वो भी दे रखे है फास्ट ट्रैक, उसमें सब लिख रखा है, कुछ और इंपॉर्टेंट बात है आप उसमें ऐड कर सकते हो। और एनसीआर उसके पीछे सारे डेटाज लिखे हुए हैं, उसमें भी आप ऐड कर सकते हो। तो वैसे हम बहुत बायो की कमियां को पूरी करते थे। ठीक है, या बहुत बढ़िया। एनसीआर का मीनिंग है आपको मिलेगा 12th में जब आओगे। एनसीआर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बुकलेट तैयार की गई है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, वो आपको वक्त आने पे मिलेगी। सर मेरा बायो में क्या रिमेम्बरेंस नहीं रहता था, याद नहीं रखता था, तो हम लोग दोस्त लोग क्या एक दूसरे से ट्रिक शेयर करते थे। एक तो सर हम लोग ये करते थे, और दूसरी सर ये जो एनसीआर और फास्ट ट्रैक के पीछे जो डिटेल्स रहती थी वो वन शॉट में सारी चीज़ों को एक बार बता देता था और बहुत फ्रेश कर देता था डेटा। क्योंकि बायो में लाइक जब 12th के इकोलॉजी वाले पार्ट में काफ़ी डेटाज हैं, तो वो चीज़ ऑन द स्पॉट याद रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ जाते हैं। तो बायो का सर ये था। केवल बायो की बात हो रही है, कोई फिजिक्स में सब एक्सपर्ट थे ऐसा? सर ऑर्गेनिक में मैंने सर 11th में किया था कि जब हमारी जीओसी चल रही थी तो एक आपने उस समय रिसेंटली कस्टम प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस किया था एलन में, तो सर मैं दिन का सर बहुत 20-25 दे देता था कस्टम प्रैक्टिस, 20-30 क्वेश्चंस का जब फ्री मिला, तो उससे सर मेरी ऑर्गेनिक 11th में काफ़ी सही हो गई थी। तो वो फिर 12th में ऑर्गेनिक का पार्ट बेस सही रहता था, तो 12th में मेरे को बहुत फ़ायदा मिला था। 12th में बाकी चीज़ें फिर बहुत स्मूथली चली थी सर ऑर्गेनिक का। कस्टम प्रैक्टिस जो कि आपकी एलन ऐप के अंदर एक फीचर है, उससे अपन जिस टॉपिक पर चाहें, जिस सब्जेक्ट पर चाहें, जितने लेवल के क्वेश्चन हैं, इजी, मीडियम, टफ, वो सब हम खुद चूज़ कर सकते हैं अपने खुद के लिए। एक कैटेगराइज्ड पेपर हम फ्रेम कर सकते हैं खुद के लिए। तो उन्होंने उसकी हेल्प लेके अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया था। यस प्लीज़। हाँ बेटा। सर मैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। ऑर्गेनिक एक काफ़ी लॉजिकल सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना आना भी चाहिए, लेकिन बेसिक चीज़ जो याद होनी चाहिए वो रिएक्शंस का नेम और उनके मैकेनिज़म्स के साथ साथ उनके प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को याद करने के लिए मैंने जब सर नोट्स के अंदर, क्लासरूम के अंदर कोई भी रिएक्शन या कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करते थे, तो मैं घर पर आकर उन्हीं चीज़ को फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में अपने एक सेपरेट नोटबुक बना रखी थी मैंने ऑर्गेनिक के लिए, उनके अंदर मैं लिख देता था। और मैं ये कोशिश करता था कि हर एक माइनर टेस्ट से पहले कम से कम 5 या 6 बार उन्हीं रिएक्शंस को मैं बार बार रिवाइज़ करूँ, क्योंकि जितनी मेरा ये बिलीव था कि मैं किसी चीज़ को जितनी बार रिवाइज़ करूँगा उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से वो मेरे माइंड के अंदर प्रिंट होगी। और इसी तरह से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने प्रैक्टिस की थी। well, आप सबके लिए एक ऑर्गेनिक एक बहुत बड़ा हुआ था, और निश्चित रूप से 11th क्लास के अंदर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दिमाग को चीर देने वाली चीज़ हो जाती है वो।
लेकिन हाँ, मेहनत की जाए, प्रैक्टिस की जाए, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने अपने ट्रैक तैयार किए जाएं, तो आसानी से उन समस्याओं से अपन जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं और वो जीत भी हासिल कर सकते हैं। यस, फिजिक्स में कोई और थोड़ा कुछ कहना? फिजिक्स के लिए बताओ कुछ। हाँ, हाँ, सर मतलब फिजिक्स में बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं, जैसे सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ग्राम को केजी में, तो बहुत बेसिक है, और भी बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं। तो टीचर्स जब क्लास में न्यूमेरिकल्स कराते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती है, हमसे क्या गलती हो गई और हमसे और क्या गलती हो सकती थी जो दूसरों से हो गई, उसको हम नोट कर लेते थे। जब घर आएंगे तो उसको एक और कॉपी में लिख लेंगे, पूरा मंथली यही चलाएंगे, ऐसे 3-4 पेज की एक कॉपी बन जाएगी सिली मिस्टेक्स की, जो हम बोलते हैं कि सिली मिस्टेक हो गई, ये तो हमको आता था। एग्ज़ाम माइनर से ठीक पहले उस कॉपी को आप देख लो, आपको सब पता चल जाएगा ये सिली मिस्टेक होने वाली है, तो एग्ज़ाम में नहीं होगी। तो वो हम करते थे फिजिक्स। मतलब हम खुद तो गलतियां करके सीखते ही हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों से भी सीख कर, ऐसे इंसान जो दूसरों की गलतियों से सबक ले लेते हैं, सीख ले लेते हैं, ऐसे इंसानों को हम कह सकते हैं कि वो भाग्यशाली इंसान होते हैं। यस प्लीज़, नेक्स्ट। यस सर, बोलिए। हाँ, चूँकि यहाँ पे सारे नर्चर के हैं, तो हम अपना नर्चर का शुरुआती एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे फिजिक्स के लिए। तो जब हम स्टार्ट किए थे तो पहले तो बेसिक मैथ बहुत प्यारा लग रहा था, फिर आया वेक्टर। वेक्टर में डेफिनेटली 90% बच्चों को दिक्कत होता है, हम भी उसमें से एक थे। और एक्चुअली दिक्कत ये होता था कि फॉर्मूला इतना सारा था, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का, हालांकि वो तो ए प्लस बी से था, रिजल्टेंट, थीटा, बहुत फार्मूला था। तो वहाँ पे एक सर हम लोगों को बताए थे कि जैसे शुरुआत होता है तो वेक्टर इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, उसके बाद एडिशन आता है। तो एडिशन से जब तक हमारा अगला फार्मूला नहीं आया था, तो जो नोटबुक होता है उसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस होता है जहाँ हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं। हाँ, तो वो जैसे ए प्लस बी का फॉर्मूला था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वो हम लोग ऊपर में लिखा करते थे और हर एक पेज पे लिखते थे, 2 बार 3 बार, जितना जगह था उतनी बार लिखते थे, तब तक जब तक अगला फार्मूला नहीं आ गया। तो अब जैसे अगला फार्मूला अगर आ गया ए डॉट बी का, तो अब ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा हर एक पेज पे लिख रहे थे 3 बार 4 बार, तब तक जब तक अगला फार्मूला प्रोजेक्शन का नहीं आ गया, फिर तब तक लिखते रहे जब तक क्रॉस वेक्टर का अगला नहीं आ गया। तो इस तरह करके फिर काइनेमेटिक्स में भी बहुत फार्मूला है, प्रोजेक्टाइल में स्पेशली, तो वो याद करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो ये मेरे लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा कि हम जितनी बार फार्मूलाज को लिखे तो उतना हमको याद रहा। इनफैक्ट 11th में हमको याद हो गया था काइनेमेटिक्स का फार्मूला, और वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहा, और भूलते थे थोड़ा, बस देख लेते थे तो याद हो जाता था। दूसरी बात कि सर क्लास में जो भी नोट्स में जो भी क्वेश्चन करवाते थे, हम रूम आके सेम डे उस क्वेश्चन को फिर से करते थे और अपने लेवल पे करते थे, ग्रफ कॉपी रखे हुए थे उस पे करते थे, और उस क्वेश्चन को श्योर करते थे जो क्लास में मेरे से सबसे पहले भी बन गया हो, उस क्वेश्चन को भी हम करते थे। ऐसा नहीं कि उसको हम स्किप कर देते थे, और क्लास में जो हमसे नहीं बना उसको 2 बार 3 बार इस तरह करते थे। तो जो टेस्ट में आता था सिमिलर क्वेश्चन होता था, तो वो बहुत हेल्प होता था इससे। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये जो परफॉर्मर्स है इनको तो क्या ही दिक्कत आती होगी, लेकिन आपने भी 10 मिनट इनको सुना होगा तो लगा होगा कि दिक्कत इनको भी आती है। ऐसा मत सोचिए दिक्कत केवल आपको आ रही है, इवन कभी कभी वेक्टर का छोटा सा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, आपका भी होता है, इनका भी कभी कभी हुआ होगा। तो थोड़ा और फिजिक्स के बारे में कुछ बताइए, 12th की फिजिक्स कैसी लगी? सर 12th की फिजिक्स तो मतलब ज़्यादा ईजी है। हाँ सर, थोड़ी मतलब सर बहुत इजी टाइप ही है सर, मतलब उतना भी नहीं अच्छा, है। आप टफ बोलना चाह रहे थे। सर मैं बोलना चाह रहा था कि मेन की जो सर न्यूमेरिकल वाला पार्ट है तो हो जाता है, पर सर जो 2 किताबें हमें मिली थी, एक्स्ट्रा एज और एनसीआर, उसने सर वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस और एसर्शन रीजंस जो बनते कॉन्सेप्ट है उसने बहुत मदद किया था। जैसे सर 2024 में एक एटम का सवाल फंसा था, तो हमारे टीचर्स बहुत जोर देते थे कि पॉइंट्स टू पॉइंटर समरी और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करो। तो सर वो तो कर लिया, पर हमें पता कैसे चले कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है, तो उसके लिए फिर हम एनसीआर और एक्स्ट्रा लगाते थे, जिसमें सर थ्योरी क्वेश्चन और एसर्शन बहुत अच्छे से दे रखा है। निश्चित रूप से आपने इन 2 सालों में बहुत अच्छी मेहनत की होगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना आया हो। डिस्ट्रैक्शन आते ही आते हैं, ये बात तय है, और कब किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस आए और आपने ओवरकम कैसे करके आगे बढ़ गए अपने इस रिजल्ट की ओर, प्लीज़ शेयर करें एक बार अपनी बातें। सर हम जैसे 12th में हमने जब पहली बार यहाँ बैच ज्वाइन किया था, तो ओरिएंटेशन जिस दिन था उस दिन हम इधर ही साइड पे बैठे हुए थे मम्मी पापा के साथ, तो उन्होंने कहा था कि तुम खड़े हो, हम तुम्हारी फ़ोटो खींच देते हैं। तो हमने मम्मी से कहा था कि अभी मत खींचिए आप, जिस दिन हम यहाँ स्टेज पे बैठे होंगे तो उस दिन आप वाह, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया बेटा। तो सर ये सेल्फ मोटिवेशन था, और बीच में मैं भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन फ़ोन से हुआ था, तो मैंने अपनी सिस्टर से बोल करके अपने फ़ोन में पेरेंटल लॉक लगवा लिया था,
जिससे मेरा फ़ोन लगभग दिन में 1 घंटे 30 मिनट, यही 1.5 घंटे की लिमिट थी। उसके अलावा फ़ोन फिर अपने आप धीरे-धीरे बंद हो कम जाता। किया। हाँ, उसके बाद फिर धीरे-धीरे आदत ही छूट गई, जब पेरेंटल लॉक लगा था तो उसके बाद अच्छा। कंट्रोल हुआ। चलिए, इसमें से किसी ने ये भी कहा था कि मैंने क्या किया, मेरी प्रॉब्लम फ़ोन के साथ थी, तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि तो मेरे जितने भी ये ऐप्स हैं, इंस्टा है या जो भी है, इनमें सब में पासवर्ड सेट कर दे और मेरे को बताना मत। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं तेरे से पासवर्ड सही करवाऊंगा और मैं ओपन करूंगा फ़ोन। तो अब इतना आसान तो नहीं है, दोस्त से बार बार कब तक भीख मांगते रहेंगे। सेट तो करवा लिया, अब ये थोड़ी हर 10 मिनट बाद यार प्लीज़ खोल देना यार, तो फिर मैं जाता ही नहीं था। गए धीरे धीरे अपने आप आदत छूटी। अलग अलग तरीके हैं, मतलब कंट्रोल करने के तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे। कुछ बच्चे ये तरीका अपनाते हैं कि मैं पहले 7 घंटे पढ़ाई करूंगा, उसके बाद में 30 मिनट्स जो भी सोशल मीडिया है या यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, उसको ऑपरेट करूंगा। तो 7 घंटे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद तो कहीं ना कहीं टारगेट ऐसा दोगे तो भी ये फिर गलत चीज़ नहीं है ये। फिर आपको 7 घंटे पढ़ने के लिए मजबूर भी होना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगा कि यार एक बार 7 घंटे पढ़ लेंगे, फिर अपन बाहर घूमने जाएंगे। कुछ ना कुछ टारगेट ऐसा बनाइए। यस सर। थोड़ा ये बच्चे वो भी हैं जो बोर्ड की भी तैयारी की है इन्होंने, इनको 2 साल बाद बोर्ड भी देना है। कई बार एक कन्फ्यूजन बच्चों के मन में रहता है कि कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करने के कारण बोर्ड एग्जाम में बहुत दिक्कत आती है। तो पहले तो बताइए, बोर्ड एग्जाम इस बार किस किसने दिया आप में से? ओके, नहीं, इसमें 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आफ्टर 12th हैं। तो बोर्ड एग्जाम में 90% से कम किस किसके हैं? अरे किसी की भी नहीं है। गजब, क्या ऐसा है, बहाना है। तुम पढ़ाई नीट के लिए करोगे तो भी बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। इवन कल इन्होंने बताया भी सही। थोड़ा चलो आप ही बता दो अपने मुंह से, बोर्ड का प्रिपरेशन कैसे किया आपने, कोई बोलना चाहे? बोर्ड के लिए सबसे पहले बायो के अंदर तो मतलब जो नीट के लिए पढ़ते हैं वो इनफ है। उसके बाद में केमिस्ट्री के अंदर बस ऑर्गेनिक के अंदर मैकेनिज़म्स वगैरह, मतलब एक बार एनसीईआरटी की सारी मैकेनिज़म्स देख लो और बाकी केमिस्ट्री हो जाएगी। और साथ में फिज़िक्स के अंदर अगर मतलब करना है तो मतलब नीट वाला तो इनफ है ही, साथ में बस डेरिवेशंस एक बार देख लेना, बाकी तो हो जाता है आराम से। मतलब मैंने तो ऐसे ही किया था। और वास्तव में हो जाता है, आप ये ऐसा नहीं झूठ बोल रहे हैं। फिजिक्स का पेपर अभी जो बोर्ड के अंदर आ रहा है, बहुत अच्छा पेपर आ रहे हैं, मतलब लॉजिकल पेपर आ रहा है। अगर आप कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करें तो वो पेपर बनेगा आपसे। हाँ, कुछ डेरिवेशंस आपको जरूर अलग से करने पड़ेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा। और कोई अगर बोर्ड के लिए कुछ कहना चाहें? और तो मतलब मेरे साथ एक दिक्कत थी कि जब भी मैं नोट्स वगैरह पढ़ती थी तो मतलब 1-2 पेज पढ़े, उसके बाद में दिमाग में कुछ और ही चलने लगता था। मतलब मतलब होता है ना, मतलब जैसे आज क्लास में क्या हुआ वो सब चलने लगता है, कुछ भी चलने लगता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने 3 तरीके मतलब यूज़ किए थे। सबसे पहला तो ये कि जैसे मतलब मैं पढ़ रही हूँ तो 1 पेज मैंने पढ़ा, उसके बाद में मैं किसी को समझा देती थी, या तो मतलब मम्मा को समझा दिया, या फिर कोई नहीं भी बैठा है तो भी ऐसे इमेजिन कर लो ये कोई बैठा है, उसको तुम्हें समझाना है। दूसरा मैं यूज़ करती थी कि मतलब जैसे एक साइड तो मैंने नोटबुक रखी हुई है जो मैं पढ़ रही हूँ, और साथ में एक रफ नोटबुक ले ली, और उसके अंदर बस मतलब उस नोटबुक की तरफ देखना नहीं है, रफ की तरफ, बस तुम लिखते जाओ, साथ में बोलते जाओ। तो तुम्हारे मतलब 2-3 सेंसेस साथ में काम करेंगे तो उससे मतलब तुम्हारा अटेंशन स्पैन काफ़ी बढ़ जाता है। और तीसरा मैंने यूज़ किया था कि मतलब जब भी मैं पढ़ रही हूँ तो साथ में मतलब ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ना। जैसे मतलब बाहर वालों को दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपन से तो अच्छे से पढ़ा जा रहा है ना, तो बस यही था मेरा। मतलब इन 3 तरीक़ों से मेरा काफ़ी मतलब अटेंशन स्पैन बढ़ गया था। फिर दिमाग में कुछ नहीं आता था, मतलब जो पढ़ना है वही होता था। तो फिर से एक बात ध्यान रखिए, दिक्कत सबको आती है, उसका समाधान किया इन्होंने, इसलिए आप सब यहाँ बैठे हैं। आसी, आप भी कुछ बोर्ड के बारे में बताइए। बोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होते हैं, उनके बारे में बता दीजिए। आसी, आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या था? सर मेरा फिज़िकल एजुकेशन था, तो मैंने उसकी तैयारी जब हमारे लास्ट मेजर थे बोर्ड से पहले, उसके बाद ही मैंने शुरू किया था। और 1 वीक का टाइम था, तो मैंने उसी में जो एलन के जो वीडियोस थे उसे देखे, जो मॉड्यूल था वो पढ़ा, तो उससे 90 से अबव मार्क्स आ गए थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के लिए तो नोट्स और एनसीईआरटी सफिशिएंट था। और इंग्लिश के लिए? सर इंग्लिश के लिए भी मैंने मॉड्यूल पढ़ा था, एनसीईआरटी की रीडिंग डाली थी और वीडियोस देखे थे एलन के। ओके। मुझे नीट में इनऑर्गेनिक में दिक्कत आती थी, क्योंकि एनसीईआरटी कुछ ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं जो असर्शन रीजन में हमसे डायरेक्टली पूछी जाती हैं, तो बार बार एनसीईआरटी बहुत लेंथी होती है तो रिवाइज़ नहीं होती और स्टेटमेंट्स भूल जाती थी। तो मैं कुछ एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स को नोट्स में ही ऐड कर लेती थी कि जितनी बार नोट्स पढ़ेंगे वो अच्छे से रिवाइज़ हो जाएंगे और ऐसे ही मेमोराइज रहेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक में बहुत हेल्पफुल रही थी। आप में से 5 घंटे से कम कौन सोता था? तो सब 5 घंटे से ज़्यादा सोते थे? नहीं, किसी ने कहा तो था कि मैं 3-4 घंटे सोता था इनिशियली।
आपने कहा था कि इनिशियली 3-4 घंटे सोते थे बस, 4-5 घंटे, फिर क्या हुआ? मतलब 11th में तो मैं 4-5 घंटे ही सोती थी, तो उससे मतलब मेरे को लगता था कि थोड़ी प्रोडक्टिविटी भी कम है, साथ में सिली मिस्टेक्स भी ज़्यादा होती थी। तो फिर 12th में आने के बाद में मैंने थोड़ी अपनी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव किया, तो 6-7 घंटे मैं आराम से सो लेती थी। उसके बाद में प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी होती थी, मतलब नींद नहीं आती थी ऐसे पूरे दिन, मतलब नींद में रहते हैं तो पढ़ा नहीं जाता, और सिली मिस्टेक्स भी मेरी काफ़ी कम हो गई थी उसके बाद। मैं रिक्वेस्ट करूँगा बीएम सर से, सर प्लीज़ आप भी कुछ क्वेश्चंस अगर पूछना चाहें बच्चों से, ऐसे क्वेश्चन जिससे कि यहाँ बैठे हुए बच्चों को और बेनिफिट्स मिल पाएँ। बच्चों, आप सब अपने पसंदीदा सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की पढ़ाई कर रहे थे। कोई प्रेशर के सब्जेक्ट, कोई थोपे सब्जेक्ट नहीं थे, क्योंकि आपने खुद ने डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था। तो सब्जेक्ट आपके अपने आप ही रुचि वाले हैं, जुड़ाव वाले हैं, इंटरेस्टिंग है। तो जब तक पढ़ाई चलती बढ़िया लगता है, क्वेश्चन से लड़ाई भी चलती, मज़ा आता है। एक सिस्टम होता है टेस्ट सिस्टम, और टेस्ट सिस्टम में जब टेस्ट से पहले की रात आती है तो आपके साथ क्या बात होती है? अगले दिन टेस्ट से मुलाकात है, लेकिन टेस्ट से पहले एक रात है, वो खुल के बताइए, क्योंकि इसमें बच्चों के साथ एक फियर फैक्टर दूर करना बहुत ज़रूरी है। सर तो 12th में जब हमारा टेस्ट चलता था तो मुझे एक दिन पहले से एकदम नींद भी नहीं आती थी। मैं रात में बिना सोए, सर पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं बस बिस्तर में सोने की कोशिश कर रहा हूँ, सो भी नहीं पा रहा हूँ, तो सर नींद नहीं आती थी। तो फिर मैंने, हमारे मेंटर सर ने हमें बोला था कि आप क्या करो कि टेस्ट के एक दिन पहले जो छुट्टी मिलता है उसमें कुछ मत करो, मत पढ़ो, रिलैक्स करो, चिल करो, क्योंकि एक दिन पढ़ने से जो पढ़ेंगे वो बस उस टेस्ट में काम आएगा, वो आगे के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी रहेगी, परमानेंट मेमोरी शायद ना बने। तो फिर मैं सर एक दिन पहले जो होता था वो नहीं पढ़ता था, चिल रहता था। और फिर सर मेजर में तो जब मेजर लगते थे तो बहुत ही कम गैप्स मिलते थे, तब तो सर पढ़ना पड़ जाता था क्योंकि रिवीजन भी करना है, तो मेजर्स में रहता था। और सर टेस्ट का ये कि सर टेस्ट में कूल एंड काम रहना है, और सर टेस्ट देना है, कितने भी नंबर आए। मैंने सर एक बार मेरे 102 डिग्री बुखार थी, तब मैंने सर एलन कॉमन टेस्ट हमारा हुआ था नर्चर का, तो मैंने दिया था, क्योंकि सर टेस्ट छोड़ना नहीं है सर, ये तो है। और जाना भी कोई जवाब दे, क्योंकि मैं 3 बातें करूंगा। टेस्ट से पहले की रात, टेस्ट के दिन जा रहे हो उस समय क्या चल रहे हैं अंदर ख्याल, और जब टेस्ट दे रहे होते हो उस समय कैसे अपना हर तरह से कॉन्फिडेंस, अपना कूलनेस, अंदर से अपना कॉन्फिडेंस के साथ साथ डायनेमिक होकर, चेयरफुल होकर, क्वेश्चंस को पेशेंट मानते हुए सॉल्व करते हुए कि डॉक्टर तो बन गए, पढ़ाई तो हो गई, नॉलेज तो आ गई, अब तो पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। और फिर टेस्ट देने के बाद टेस्ट के दिन क्या करते हैं? फिर टेस्ट के पहले दिन तो मतलब मैं पढ़ती थी, ऐसे नहीं था कि पूरे दिन ही नहीं पढ़ना है, लेकिन रात को मतलब वो होता था कि अगर कम सोए तो फिर अगले दिन दिक्कत होगी, मतलब मैं ना, या तो टेस्ट में नींद तो नहीं आएगी लेकिन मतलब प्रोडक्टिविटी कम होनी है, तो इसलिए रात को मैं मतलब टाइम पे ही सो जाती थी, 6-7 घंटे तो मैं सोती थी। और फिर अगले दिन उठ के तो मतलब वही है कि थोड़ा सा पढ़ लिया, उसके बाद में जब अगले दिन टेस्ट से पहले की रात, अच्छा टेस्ट के पिछले दिन सर मैं माइनर से पहले एक दिन बस एनसीईआरटी के लिए रखती थी, और जो टॉपिक्स मेरे बचे हुए रहते थे उसे रिवाइज़ करती थी। और रात में तो मुझे भी नींद नहीं आती थी, लेकिन मैं मम्मा के साथ रहती थी, तो मम्मा मुझे ज़बरदस्ती सुलाती थी कि कल टेस्ट है तो आज जल्दी सो जाओ, तो फिर मैं अगले दिन फिर जो थोड़ा बहुत रिविज़न करना होता था वो करती थी। हाँ, कुछ मम्मा ऐसे होती, तू भी जग मैं भी जगती हूँ, ऐसा नहीं, तो ऐसी मम्मा के लिए ताली बजाते हैं। नेक्स्ट। स्टार्टिंग में मुझे भी टेस्ट से पहले डर लगता था कि क्या होगा नहीं होगा, बट फिर मेरे मार्क्स उससे इम्प्रूव नहीं हो रहे थे, पैनिक कर जाती थी। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो कि काम होके अगर मैं टेस्ट दूंगी, मैं काम रहना शुरू किया, पेरेंट्स से बात करती थी, रिलैक्स रहती, तो मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए। तो मुझे ये लगा काम रहना चाहिए, एक दिन पहले थोड़ा रिलैक्स करो, जल्दी सो जाओ, जितना अच्छा नींद लोगे उतना हेल्पफुल रहेगा। यस, शॉर्ट एंड स्वीट में। मतलब टेस्ट से पहले मैं तो यही सोचता था कि मतलब कि जितना सिलेबस है मैं पूरा पढ़ के चले जाऊँ एक बार, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा ऐसा था कि ये जो टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं, ये मोटिवेशन है, यही मतलब मेरे को एक बार पूरा सिलेबस पढ़वा सकती है। तो मैं तो पूरा सिलेबस पढ़ के जाने की कोशिश करता था, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं अप्रोप्रिएट स्लिप के साथ नहीं गया हूँ पेपर में, पर मतलब मैंने उसको कोई कभी दिक्कत नहीं समझा, क्योंकि मैं नीट से पहले 10-12 घंटे की नींद लेके गया था। चलिए, सर मैं तो टेस्ट से पहले इनफैक्ट 1 घंटा ज़्यादा सो के जाता था,
मैं बिल्कुल नहीं सोता था, एकदम बिंदास सो के ही जाता था। पूरे महीने पढ़े हो तो एक दिन सोच के क्या हो जाएगा, और वैसे भी 3 घंटे में सोचना है तो पूरा रात से सोचने का क्या मतलब है। 3 घंटे में सोचो, उसके बाद जो होगा वो तो होगा ही। सर शुरुआत में तो जब हम यहाँ पे आए थे उस टाइम तो हमें टेस्ट से पहले कोई डर नहीं लगता था, हम आराम से सो करके जाते थे, अपनी 7 से 8 घंटे की नींद लेके जाते थे। लेकिन जैसे जैसे लास्ट के एग्ज़ाम्स आए, मेजर होने लगे, उस टाइम हमें भी थोड़ी एंजाइटी होती थी। टेस्ट से पहले हमें रात में कई बार नींद नहीं आई, एक बार तो हमें रात में बिल्कुल ही नींद नहीं आई, तो हम रात भर जगते रहे, दिन में पेपर देने के बाद आकर के वापस सोए थे। तो ये था, लेकिन हम घर पे बात करते थे, घर वाले कहते थे टाइम से सो जाना है, कल पेपर है, तो इस तरीके से फिर हम अपने आप को कंट्रोल करके सो जाते थे। मतलब बाद में जब आपके आवर्स बढ़ते गए तो आपकी परफॉर्मेंस सुधरती गई। यस, नेक्स्ट। सर टेस्ट के पहले वाले दिन एक ही थॉट रहता था कि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में कैसा रहेगा, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, पेपर टफ आएगा, लो आएगा, तो इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश करता था। और साथ में ड्यूरिंग द 1 मंथ पीरियड जब माइनर होने से पहले जब टाइम मिलता था तो उसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लेता था और उनको प्रायोरिटी देता था कि एग्ज़ाम से पहले इनको तो ज़रूर पढ़कर जाना है, अगर टाइम मिले तो बाकी चीज़ों को पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देता था। जब मैं नर्चर में यहाँ आया था तो हमारे मेंटर ने कहा था कि टेस्ट से एक दिन पहले जो छुट्टी है उसमें 12:30 बजे के बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो शुरुआत में तो ये लगता था यार नहीं पढ़ेंगे, 12:30 के बाद कम नंबर आएंगे तो क्या मतलब खुद को क्या जवाब देंगे, ऐसा लगता था शुरुआत में। पर फिर वो धीरे धीरे सर की बात माने तो फिर 12:30 के बाद लगभग आधे 11th के बाद 12:30 के बाद हम कुछ भी नहीं पढ़ने लग गए थे। 12th में आते आते और भी कम कर दिए थे। और टेस्ट से एक दिन पहले तो बहुत मतलब एंजाइटी होता था कि कैसा पेपर, ये सब सभी के साथ ही होता होगा आई गेस। पर उससे ओवरकम करने के लिए यही करते थे कि 12:30 के बाद कुछ नहीं पढ़ते थे और 12:30 के बाद जो हॉबीज़ थी उस पर थोड़ा सा वर्क करते थे। ये 12:30 दिन के कि रात के हैं? दिन के सर, दोपहर के। सर मैं टेस्ट के 1-2 वीक पहले से ही थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता था, तो जिस वजह से टेस्ट की रात पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता था, मतलब चिल रहने की कोशिश करता था क्योंकि पहले से ही सारा प्रिपेयर किया हुआ रहता था। तो इस वजह से उतना नहीं लगता था कि उस दिन ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो आराम से सो के सुबह टेस्ट देने जाता था। तो बच्चों आप सबने सुना कि सबने टेस्ट से पहले की रात अपनी स्लीपिंग आवर्स बढ़ाए तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती चली गई। अंदर की एंजाइटी, स्ट्रेस, अंदर की फॉल्स फीलिंग, ज़्यादा से ओवर थिंकिंग सब खत्म हो गई। अब आ जाइए, जब आपने रात को ही सोच लिया कि जो करना है 3 घंटे में, जैसे भी आपने कहा वो अच्छा जवाब दिया आपने कि जो सोचना है 3 घंटे में सोचेंगे जब हमको एग्जाम देने बैठना है। तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि अब टेस्ट के दिन आप जब जा रहे हो तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, कोई फॉल्स फीलिंग नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं होगी। टेस्ट देने के बाद आप टेस्ट के दिन क्या करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान सुनना। टेस्ट दे के तो मैं थोड़ी देर पहले इधर उधर टहल लेता था कि मतलब जो प्रेशर उतना जो भी टेस्ट के टाइम हुआ है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैं एनालिसिस करने बैठता था, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं, चाहे मतलब ऐसे सही हुए गलत हुए, उन सबको देखता था। जो गलत हुए उनमें मतलब ऐसे क्या गलती कर दी और क्या और हो सकता था वो सब, और सही वाले में जैसे 1-2 तुक्के तो मारते ही थे कभी कभी, तो उन सब चीज़ों को भी देखता था। टेस्ट देने के बाद आंसर की तो हम लोगों को मिल ही जाता था, पर आते थे हम रूम, पेपर में आंसर की डाल के अंदर रख देते थे और स्नैक्स करके थोड़ा बाहर से घूम के आते थे और दोस्तों के साथ या जो भी, तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स जब हो जाता था, जब टेस्ट का वो स्ट्रेस वगैरह सब खत्म हो जाता था, आते थे फिर शाम में। तो डिनर से पहले हम सारे क्वेश्चंस को चेक करते थे, जो सही हुए, जो गलत हुए, जो छोड़ के आए, तो उसका एनालिसिस करते थे। तब तक LN ऐप पे रिजल्ट भी आ ही जाता था, तो वो रिजल्ट भी चेक करते थे, उससे मिलाते थे कि कहीं कोई हमारी मिस्टेक तो नहीं है, बस यही करते थे। सर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ये होता था कि मैं टेस्ट के अंदर एग्जॉस्ट हो जाता था, मतलब इतनी हिम्मत नहीं रहती थी कि टेस्ट के बाद मैं कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट कर सकूं या पढ़ सकूं। तो मैं लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम जो टेस्ट के बाद होता था उसको टेस्ट एनालिसिस और अपने आप को रिलैक्स और कूल डाउन करने के लिए रखता था। सर हम टेस्ट दे करके जब वापस आते थे तो सबसे पहले आंसर की से मार्क्स कैलकुलेट करके घर पे बता देते थे। उसके बाद फिर हम अपना पेपर का एनालिसिस करने बैठते थे, तो हमने क्या 2 हाइलाइटर अलग अलग कलर के चूज़ कर रखे थे, जिनसे जैसे क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए यार हमने छोड़े हैं
उन क्वेश्चंस को हम रेड हाइलाइटर से हाईलाइट करते थे कि ये हमें, क्योंकि बाद में हम वापस से पूरा पेपर फिर से रिवाइज नहीं कर सकते बाद में, तो हमें वही क्वेश्चंस देखने हैं। और उसके बाद एक येलो हाइलाइटर से जो क्वेश्चन में तुक्का मारा या फिर थोड़ा सा हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे तो उनको उससे करते थे। उसके बाद फिर हम उन क्वेश्चंस को मिस्टेक बॉक्स में अपना वो लिख लेते थे, किस तरीके की गलती की, तुक्का मारा या फिर टाइम नहीं मिल पाया या फिर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, कन्फ्यूजन थी, तो उस तरीके से हम पूरा वो करते थे। उसके बाद फिर हम अपना जो थोड़ा, क्योंकि टेस्ट के बाद पढ़ने का उतना मन नहीं होता था, तो हम बायो में कोई टॉपिक, बायो फेवरेट सब्जेक्ट, तो बायो में ही कोई टॉपिक अपना पढ़ते थे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर 11th में तो टेस्ट के बाद मैंने मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई थी, 12th में मैंने एक मिस्टेक कॉपी बनाई थी। तो टेस्ट के बाद हम आते थे तो मैं पहले आंसर चेक कर लेता था, फिर हम थोड़ा रिलैक्स करते थे। फिर हम लोग 3-4 दोस्त थे, हम लोग चारों मिलके पेपर का सर पूरा एनालिसिस करते थे, एक एक क्वेश्चन को देखते थे कि कहाँ पे क्या फंस सकते हैं, दूसरे ने क्या गलती की, वो क्यों गलत किया, मेरा वो सही हो गया तो मैंने ये चीज़ नहीं किया तो उसका गलत हुआ, मैंने ये चीज़ किया तो सही हुआ। तो सर ऐसे करते थे हम लोग। फिर हम मिस्टेक कॉपी में लिखते थे और हर टेस्ट के पहले वो मिस्टेक कॉपी, और इवन वीक में भी वो मिस्टेक कॉपी रिवाइज करते थे ताकि सिले मिस्टेक कम हो जाए। और सर इतने टेस्ट हो जाते थे एंड तक, मेजर तक, कि फिर नीट वाले दिन उतना प्रेशर फील नहीं होता था। जैसे ही टेस्ट खत्म होता था हम घर आते थे, आंसर की मिला लेते थे मैं और मेरा भाई। उसके बाद हम मतलब हर टेस्ट के बाद वेब सीरीज़ का एक एपिसोड तो फिक्स था, 40 to 45 मिनट्स। मतलब एलन आपके इतने टेस्ट ले लेगा, कम से कम एक सीज़न ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम लोग देख लिए वेब सीरीज़, उसके बाद हम एनालिसिस करते थे कि हर एक चीज़ के एनालिसिस करते थे कि यार इस क्वेश्चन में ये वाला थोड़ा सा गलत लग रहा है, पर आंसर आ जाता था। हर एक चीज़ के एनालिसिस करते थे, कुछ डाउट्स आते थे तो तुरंत व्हाट्सएप में मैसेज करते थे, नहीं तो डाउट काउंटर जाते थे। लगभग लास्ट में हर टेस्ट के एनालिसिस किए, एक भी छोड़ी नहीं है। मैं टेस्ट दे के आता था तो मैं काफ़ी थक जाता था, तो मैं पहले तो सोने की कोशिश करता था, और मतलब जो क्वेश्चन, कुछ एक आध क्वेश्चन अगर रह गया है या फिर थोड़ा अलग तरीके से कर लिया तो उसको एक बार वापस रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करता था, और मतलब जो एक आध क्वेश्चन डाउट है उनके आंसर चेक कर लिए। मैं टेस्ट दे के आती थी, थोड़ा रिलैक्स करती थी, पेरेंट्स से बात करती थी, फिर टेस्ट का एनालिसिस करती थी। जो क्वेश्चंस गलत हुए या जिनमें थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, यूनिक लगता है, उसे नोट्स में ही ऐड कर लेती थी ताकि जब नोट्स रिवाइज करें तो वो क्वेश्चन हमें याद रहे अच्छे से। थैंक यू। मैं टेस्ट से आने के बाद मार्क्स चेक करती थी, एनालिसिस करती थी, और अपने जो मेंटर थे और जो बाकी टीचर्स थे उन्हें अपने मार्क्स भेजती थी, और कितनी सिली मिस्टेक्स हुई, किस टॉपिक में कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ, वो सर से भी एक बार डिस्कस कर लेती थी। और जो बाकी टाइम बचा रहता था, मैं पढ़ नहीं पाती थी तो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी, या कभी कभी हम लोग बाहर घूमने भी चले जाते थे। टेस्ट से आने के बाद सबसे पहले तो मार्क्स ही कैलकुलेट करते थे, उसके बाद में टीचर्स को भेज दिए मार्क्स, उसके बाद में पेपर निकाल देते। अब उसके अंदर जो डाउट वाले क्वेश्चंस होते थे वो सारे टीचर्स को व्हाट्सएप किए। अब रिप्लाई उस दिन तो आएगा नहीं, तो अगले दिन रिप्लाई आता था, तो मतलब वो सारे डाउट वाले क्वेश्चंस भी अगले दिन तक रिजॉल्व हो ही जाते थे। तो उस दिन फिर मैं अगले दिन, मतलब हमारी छुट्टी होती थी टेस्ट के अगले दिन, तो उस दिन मैं सारा एनालिसिस करती थी। और मतलब पिछले दिन तो मैं पढ़ती तो थी नहीं, तो मतलब मेरे पेरेंट्स से ही बात कर लेती थी। जैसे टेस्ट के पिछले दिन ज़्यादा बात करती नहीं थी पेरेंट्स से, क्योंकि टाइम वेस्ट लगता था। फिर अगले दिन अगले दिन मैं आराम से काफ़ी देर तक बातें करती थी, क्योंकि मतलब और कुछ तो पढ़ने का तो उस दिन मन नहीं करता था ऐसे। आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा बच्चों से? लास्ट सेंटर में एक बच्ची, फर्स्ट माइक इसको दे दीजिए। सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एग्ज़ाम में हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो पैनिक सिचुएशन होने लगती है, तो पैनिक को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप में से कौन देना चाहेगा इसका आंसर? सर जैसे नीट 2025 में मेरा भी पैनिक हुआ था, तो मैंने पैनिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैंने डीप ब्रीदिंग मतलब बहुत करता था मैं टेस्ट में। तो कभी भी कुछ पैनिक हो या फिर सवाल नहीं समझ तो थोड़ा रुक के डीप ब्रीथ कर लिया, थोड़ा आराम हो गया, फिर उसके बाद पेपर। नहीं तो वो पैनिक में जो आता क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाएगा, वो बीमार भी गलत हो जाएगा। तो डीप ब्रीदिंग आप फॉलो कर सकते हैं। अदर क्वेश्चन? बस एक लास्ट क्वेश्चन। मेरा ये क्वेश्चन है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को कितना प्रेफरेंस देना पड़ेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप में से कौन देगा आंसर? फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी।
फिजिक्स के लिए सबसे पहले यही प्रायोरिटी है उसका पॉइंट्स टू पॉइंटर और समरी पढ़ना। उसको जितनी बार पढ़ लोगे बहुत अच्छा, सारे असर्शनिजन क्वेश्चंस उधर से ही आते हैं। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी यही करना है, समरी बहुत अच्छे से पढ़नी है। इनऑर्गेनिक की डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में सभी रटने का चीज़ है। उसके लिए मैं क्या करता था, 5-5 पेज पढ़ो हर दिन, सिर्फ 5 पेज पढ़ना है, ख़त्म हो गया और एक बार 5 पेज पढ़ लो, मतलब स्टार्टिंग से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी यही करनी है। एक लास्ट क्वेश्चन पीछे से ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। मैं पूछना चाहती थी कि करंट और मतलब जो पहले सर ने पढ़ा दिया और जो अभी चल रहा है, वो दोनों को मैनेज कैसे करते थे? जैसे बायो के लिए हम पहले बात कर रहे हैं, तो बायो में जो चैप्टर क्लास में पढ़ाया जाता था उसका उसी के साथ एनसीईआरटी करते थे, और उस समय हम ज़्यादा पॉइंट्स हाईलाइट नहीं करते थे, क्योंकि उस समय लगता था ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, पूरा एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है। और वो सही भी होता है, पूरा एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है। और पर दोबारा जब हम पढ़ते थे, जैसे वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसका माइनर हो गया, तो उसके बाद हम जब वो पढ़ते थे तब हम पॉइंट्स को अंडरलाइन करते थे। और स्पेशली उसमें क्या करते थे, जैसे कहीं कहीं पे उसमें वर्ड्स है बिकॉज, ड्यू टू, तो ये सब को सर्कल करके बगल में AR लिख लेते थे कि हाँ अगर असर्शन रीजन आएगा तो यहीं से आएगा। तो असर्शन रीजन का इससे एक बहुत मेरा हेल्प हुआ था। और बात है उसको मैनेज कैसे करना है कि करंट जैसे चल रहा है, तो जैसे अगर नर्चर से बात करें तो जैसे सेल या एनिमल टिश्यू पहले पढ़ाई हुआ होगा, और अभी हो सकता है एनिमल किंगडम चल रहा है, तो एनिमल किंगडम जैसे चल रहा है और उसमें बहुत याद करने का, तो वो पढ़ रहे हैं, तो उस पर ज़्यादातर नोट्स पे हम फोकस करते थे। और वही छोटा सा तो चैप्टर रहता बायो में कंपैरेटिवली, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिजिक्स के कंपैरिजन में, तो 2-2 पेज 3-3 पेज इस तरह करके हम कर लेते थे। और संडे को स्पेशली इस चीज़ के लिए हम डेडिकेट करते थे, क्योंकि संडे को तो कोई क्लास होता नहीं था, तो क्लास का रिवीजन करने का होता नहीं था, तो संडे को बैक यूनिट हम ज़्यादा। हाँ, आप लोगों का क्लास आज स्पेशल केस है। आज क्लास अलग बात है, पर ऐसे क्लास आपका संडे को नहीं होता है, केवल टेस्ट होता है। आज क्लास रखी है आपकी, और आप जानते हैं उसका रीज़न भी, आप जानते हैं क्यों रखी है क्लास। तो संडे को हम जनरली जो भी, क्योंकि पहले पता चल जाता है कि बैक यूनिट क्या आने वाला है, तो हम डिवाइड कर लेते थे कि ठीक है 4th संडे टेस्ट है, 3 संडे मेरे पास है, 1st संडे हम फिजिक्स करेंगे, 2nd केमिस्ट्री करेंगे, 3rd बायो करेंगे, और बाकी सारे वीक डेज में हम नॉर्मल जो क्लास का चल रहा है वो करते थे। बच्चों आप सबको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। लेकिन मेरे इसमें क्वेश्चन का जवाब आप सब ने दे दिया। बच्चे कई बार कहते हैं कि सर शुरू का जब टेस्ट होता है सिलेबस बहुत कम होता है, आगे बढ़ते जाते हैं तो जो पहले का होता है वो बैक पोर्शन के नाम से आता है। फिर ये बैक पोर्शन, करंट पोर्शन, 2 शब्द साथ साथ चलते हैं। तो ये बैक पोर्शन को कैसे मैनेज करें, ये जवाब था कि टेस्ट के दिन जो आज आप टेस्ट दे के आए हैं, उस कंटेंट का सिलेबस उसकी तैयारी करके गए थे, आज टेस्ट दिया है, सब ने बताया कि टेस्ट के दिन उसका पूरा एनालिसिस करते थे। क्यों क्वेश्चन किससे गलत हो गया, कोई आंसर तुक्के से लगा दिया तो भी सही हो गया, लेकिन उसका सही तरीका क्या है, या फिर जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हुए तो किस सिली मिस्टेक से गलत हुए, उस दिन पूरा एनालिसिस करते थे। ये अपनी जगह कि बाद में जब अपना काम ईमानदारी से पूरा कर लिया, हमने मोरल ड्यूटी पूरी कर ली, तो बाद में पिक्चर देखनी या वेब सीरीज देखनी जरूर देखना चाहिए, वो जरूरी है, मनोरंजन वो भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आपने उसी दिन, जिस दिन आप पढ़ के गए थे टेस्ट देने के बाद, उसी दिन अपने जो भी हॉलो ब्लॉक्स हैं, जो भी वीकनेस हैं, अगर आप उनको टाइम देंगे तो चीज़ अभी कंसंट्रेट है, डाइल्यूट नहीं हुई है, उसको उस दिन कम एनर्जी से, कम दिमागी ताकत से, कम समय में आप उसको तैयार कर देंगे एडवांस के लिए। आगे किस नाम में आएगा, वो बैक पोर्शन। Thank you.